जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का करंट अफेयर्स का डोज 10 मिनट रोज में। आज 29 सितंबर वार मंगलवार है, तो आइए फटाफट से आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको मेरी करंट अफेयर की लाइव क्विज से जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करेंगे विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस जो है वो कुत्ते के काटने से होने वाली रेबीज एक बीमारी है, उसके प्रिवेंटेशन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उसके प्रति जागरूकता जगाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व रेबीज दिवस। आइए विश्व रेबीज दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो रेबीज बीमारी कुत्तों के काटने से होती है और विश्व रेबीज दिवस ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की एक पहल है। इसके द्वारा यह दिवस मनाना शुरू किया गया था 2007 के अंदर, इस रोग की रोकथाम के प्रति जागरूकता के लिए। 2020 की जो थीम है वो है एंड रेबीज कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। देखिए हर दिवस की एक थीम होती है जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, कई बार उसकी डेट पूछ ली जाती है और कई बार उसका थीम पूछ लिया जाता है। रेबीज दिवस फ्रांसीसी केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो लुईस पास्चर थे, लुईस पास्चर जिनने रेबीज के टीके की खोज की थी, उनकी मृत्यु की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। इनकी 28 सितंबर लुईस पास्चर की मृत्यु की वर्षगांठ है। लुईस पास्चर ने, मैंने आपको बताया, रेबीज के टीके का क्या किया था, आविष्कार किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 28 सितंबर को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की कौन सी जन्म वर्षगांठ मनाई गई। तो जय हिंद कहते हुए भगत सिंह जी को बहुत बहुत नमन। और इनकी वर्षगांठ 28 सितंबर को मनाई गई। तो मैंने पूछा है कि किसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, तो इनकी 113वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई थी भगत सिंह जी की। भगत सिंह जी जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, गर्म दल के समर्थक थे ये। भगत सिंह की अगर मैं बात करूं तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता का नाम किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती था। लाहौर षड्यंत्र केस में इस महान स्वतंत्रता सेनानी को 24 मार्च 1931 को मृत्युदंड का आदेश दिया गया, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य खुली बीड़ी सिगरेट बेचने पर रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो खुले में बीड़ी सिगरेट पर रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बेटा महाराष्ट्र। आप याद रखेंगे कौन सा राज्य बन गया है, महाराष्ट्र। देखिए ये हमारा मैप के अंदर है महाराष्ट्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र खुले में बीड़ी सिगरेट पर बिक्री पर रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और यह रोक जो है सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के अंतर्गत लगाई है, जिसमें यह कहा गया था कि बीड़ी सिगरेट के पैकेट जो हैं या तंबाकू के पैकेट हैं उन पर स्वास्थ्य चेतावनी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम खुले में बीड़ी सिगरेट बेचते हैं तो उसके ऊपर लोग बाग स्वास्थ्य चेतावनी नहीं पढ़ पाते हैं और इसीलिए ये बैन का आदेश दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आइए थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र भारत का एक दक्षिणी पश्चिमी राज्य है। ये देखिए इसकी कैपिटल मुंबई है और नागपुर इसकी शीतकालीन कैपिटल है। इनकी 2 कैपिटल हैं। इस समय चीफ मिनिस्टर हैं इनके शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी और भगत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर हैं। अगर मैं लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात करूं तो महाराष्ट्र की 48 सीटें लोकसभा में हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और 288 जो हैं इनकी विधानसभा के अंदर सीटें। वर्तमान में शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में। चलिए इसके बाद बात करते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIIF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है। जैसे आपका क्रिकेट के ऊपर BCCI होता है, वैसे ही अखिल भारतीय फुटबॉल जो महासंघ है वो होता है फुटबॉल के ऊपर, ठीक है। इसने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों की सूची जारी की है और उसमें जो इस बार का सम्मान दिया गया है वो गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू को दिया गया है। तो एक महिला है और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह पुरुष हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। देखिए यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है, ये गुरप्रीत सिंह जी हैं, ठीक है, और ये संजू जी हैं, ठीक है। और अगर मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करूं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली के अंदर। आइए शुरू करते हैं आगे, ठीक है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण BCCI ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो जो महिला चयन समिति है
क्रिकेट की महिलाओं की, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बच्चे नीतू डेविड को। ठीक है, जैसे आपकी पुरुषों की चयन समिति होती है, और पुरुषों की चयन समिति जो हमारी इस समय है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है बेटा? सुनील जोशी। मैं आपको बता देता हूँ, सुनील जोशी जो हैं वो इस समय चीफ सिलेक्टर हैं आप लोगों के पुरुषों की टीम के। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के? तो आपसे पूछे, वो हैं सौरव गांगुली, प्रेसिडेंट बीसीसीआई के, और चीफ सिलेक्टर हैं इस समय सुनील जोशी। ऐसे महिलाओं की जो चीफ सिलेक्टर चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं नीतू डेविड जी। ये देख सकते हैं आप, नीतू डेविड जी ये हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला टीम की कोच हैं ये, और ये 5 सदस्यीय समिति में प्रेसिडेंट की जगह लेंगी, और इससे पहले जो प्रेसिडेंट थी वो थी हेमलता काला जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस देश के द्वारा 28 सितंबर को कोविड-19 के प्रति जागरूकता जगाने के लिए एक वैक्सीन पोर्टल ICMR NIN पोर्टल, इसका पोर्टल का नाम है, लॉन्च किया गया है? तो किस देश के द्वारा एक कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, भारत जो है, हमारे देश भारत के द्वारा ये वैक्सीन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये वैक्सीन पोर्टल क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैक्सीन पोर्टल जो है ये हमारे भारत में इस समय जो कोरोना वैक्सीन है, इसका जो विकास हो रहा है, इसके जो प्रयास हैं, उन सभी के बारे में आपको बताएगी कि कोरोना वैक्सीन जो है इसका डेवलपमेंट विकास कहाँ तक पहुँचा है। ये सारी जानकारी अब आप इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी हमारे। और ICMR के बारे में बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है, और ये भारत में जितने भी क्लिनिकल टेस्ट दवाइयों के ऊपर या रिसर्च करती है मेडिकल से संबंधित, ये वही संस्था है। और इसी के द्वारा आज के दिन में कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। तो इस पोर्टल के माध्यम से आप कोरोना वैक्सीन के अंदर भारत की सफलता कहाँ तक पहुँची, इस बात के में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने वाली है? तो 2025 तक भारत सरकार 1.15% जो सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च है उसको बढ़ाकर कर देगी बेटा 2.5%। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च क्या होता है? जो आम स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार खर्च करती है GDP का। ठीक है, तो इस समय भारत सरकार GDP का केवल 1.15% ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है। अगर 100 रुपया है तो इसका 1 रुपया 15 पैसा। ठीक है, लेकिन सरकार ने इस कोरोना महामारी को देखते हुए इस खर्च को बढ़ाकर कर दिया 2.5%। ठीक है बेटा, और ये जो 2.5% किया गया है ये 15वें वित्त आयोग 15th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। और जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो NK सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के क्या हैं इस समय अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो भारतीय प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उनके साथ अभी एक वर्चुअल बैठक की। तो और उस बैठक में भारत ने कहा कि हम श्रीलंका के साथ 15 मिलियन डॉलर की एक डील कर रहे हैं जिससे भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। तो हमने ये जो डील की है बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, ये जो सहायता की घोषणा की है ये श्रीलंका के साथ की है। आइए श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो श्रीलंका हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है। ये जो है श्रीलंका का आप मैप देख सकते हैं। श्रीलंका की जो कैपिटल है, 2 कैपिटल है, कोलंबो है और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। ठीक है, पॉपुलेशन लगभग 2.17 करोड़ है 2018 के आंकड़ों के अनुसार। करेंसी श्रीलंकन रुपी और प्रेसिडेंट जो हैं गोटाबाया राजपक्षा हैं। महिंद्रा राजपक्षा प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षा। यहाँ पर आप देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में जो ये जगह आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं पाक जल डमरू या पाक जल संधि। और यही पाक जल संधि जो भारत है उसको श्रीलंका से क्या करती है बेटा? अलग करती है। तो भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। और पाक जल संधि अगर भारत श्रीलंका को अलग करती है तो इधर हमारी है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इधर कौन सी खाड़ी है भारत श्रीलंका के बीच? ये मन्नार की खाड़ी। इस मन्नार की खाड़ी और बंगाल को खाड़ी को आपस में कनेक्ट करती है पाक जल संधि। यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर रही है और भारत को श्रीलंका से क्या करती है? अलग करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA द्वारा आयोजित वार्ता का नाम क्या है? अभी हाल ही में इन 4 देशों की
एक गुट की वार्ता संपन्न हुई है। इस वार्ता का नाम क्या है? इस वार्ता का नाम है क्वाड, QUAD। अब इस क्वाड के बारे में मैं बता दूं। क्वाड एक रक्षा वार्ता है, एक रक्षा समूह है जिसमें 4 देश आते हैं और ये 4 देश हैं USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन 4 देशों का रक्षा समूह क्या कहलाता है? क्वाड, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। हाल ही में इन चारों देशों की एक वार्ता हुई क्षेत्रीय मुद्दों के ऊपर और रक्षा मुद्दों के ऊपर। पिछली वार्ता 2019 में हुई थी। जो क्वाड है इसकी फुल फॉर्म है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें ये 4 देश आते हैं। मैंने फिर बताया भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर आप लोगों का क्या है बेटा, ये आप लोगों का ये आ गया USA, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर है जापान। इन 4 देशों का ये समूह है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीता है? तो काफ़ी लंबे समय से वोडाफोन और भारत सरकार के बीच एक टैक्स केस था जिसमें भारत सरकार वोडाफोन से टैक्स वसूलना चाह रही थी बहुत सारा, लेकिन अभी ये केस भारत सरकार हार गई है और वोडाफोन कंपनी जीत गई। और 12,000 करोड़ रुपए का ये केस था टैक्स का, जिसे भारत सरकार कह रही थी कि वोडाफोन को भारत सरकार को देना होगा। लेकिन वोडाफोन जो है नीदरलैंड संधि का हवाला देते हुए कह रही थी कि नीदरलैंड संधि का उल्लंघन है। इस संधि के अनुसार कोई भी टैक्स लायबिलिटी वोडाफोन के ऊपर नहीं बनती। तो वोडाफोन ने जो ये 12,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस था वो जीत लिया है भारत सरकार के खिलाफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो आपको पता होगा कि पीछे हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के, उन्होंने कुछ चाइनीज ऐप पर रोक लगाई थी और उनमें से एक ऐप थी टिकटॉक। भारत ने भी 29 जून को टिकटॉक के ऊपर बैन लगा दिया था। बाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इस ऐप के ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन अब जो यहाँ की संघीय अदालत है USA की, इसने इनके फैसले पर रोक लगा दी कि टिकटॉक बैन नहीं हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ा सा दुख की खबर है ये, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये टिकटॉक आ गया हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अपना ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है आकाश ने, वो किया है युवराज सिंह जी को। तो युवराज सिंह जी अब नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे आकाश के। एक विज्ञप्ति के जरिए आकाश इंस्टीट्यूट ने इसकी घोषणा की। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए बेटा, आपके लिए इतनी मेहनत करने का कारण ये है कि आप ऊंचाइयों तक छुएं और आपका केवल इतना सा फर्ज बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। अगर मैं शेयर करने के लिए इस वीडियो को ना कहूं तो भी आप लोगों को जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।